नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग नए टॉपिक पे चर्चा करने के लिए आ गए हैं, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे पिछले कई दिनों से समान नागरिक संहिता और एक देश एक चुनाव, ये दो मुद्दे बहुत ही प्रकाश में रहे हैं। तो हम लोग इन दोनों मुद्दों पे चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम लोग समान नागरिक संहिता पे जो है बात करेंगे, जिसको आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से जानते हैं। हम लोग इस पे चर्चा करेंगे कि इसको लागू करने की आवश्यकता क्यों है, और इसके तो कुछ पीछे इतिहास इसका उठा के देखेंगे, और क्या इसको लेकर कोई मतलब विरोध हो सकता है या नहीं हो सकता है, यही सब चर्चा करने के लिए आज हम लोग आए हैं। तो हम लोग देखेंगे समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता, जिसको आप लोग यूएफसीसी या यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से जानते हैं, जो है यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। देखते हैं। अगर बात करें तो हमारे यहाँ जो शासन में या जो भी कानून थे, उसमें सुधार अंग्रेज़ों के आगमन के बाद ही शुरू हो गया था। जैसे अंग्रेज़ों ने हमारे यहाँ जो धार्मिक सामाजिक सुधार किए, यहाँ के लोगों के द्वारा प्रयास किया गया, उसमें अंग्रेज़ों का भी योगदान रहा, लेकिन उसमें बहुत विरोध हुआ, और इस विरोध ने 1857 जैसे क्रांति को भी जन्म दे दिया। जब 1857 जैसी क्रांति को जन्म दे दिया, तो अंग्रेज़ों ने जो है इस तरीके के विद्रोह से बचने के लिए सुधार सीमित कर दिया। और जैसे जानते ही हैं कि कानून दो तरीके के होते हैं। एक आप लोग देखे होंगे, जैसे एक दीवानी और फौजदारी टाइप के। और फौजदारी में जिसको आप जानते हैं सभी के लिए समान व्यवस्थाएं की जाती हैं, और दीवानी या जैसे सिविल मामले आप जिसको कहते हैं, उसमें समुदायों के हिसाब से अलग अलग उनमें कुछ विशेषताओं के छोर पर आप उनकी ये दिए गए उसकी विशेष सुविधा दी जाती है, जैसे विवाह और उत्तराधिकार, इन सब टाइप में। तो जब अंग्रेज़ों के द्वारा ये सुधार सीमित कर दिया गया, और बाद में आज़ादी के बाद भी कानून में सुधार लाने के लिए या यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता बनाने की जब बात हुई, जब संविधान सभा में इस बात की मुद्दा या चर्चा हो रही थी, तो फिर संविधान सभा के सदस्यों द्वारा कहा गया कि जो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 44, उसमें ये व्यवस्था दी गई है कि राज्य के निदेशक तत्व जिसे आप कहते हैं, उसमें अनुच्छेद 44 में कहा गया है इसको लागू करने की जिम्मेदारी जो है राज्य की होगी। लेकिन आज तक जो है ये लागू नहीं किया जा सका है, और समय समय पर समान नागरिक संहिता की मांग को लेकर की जो है आवाज़ें उठती रही हैं। अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा भी इस मुद्दे पे कहा गया कि समान नागरिक संहिता की आवश्यकता आज जो है ज़रूरी हो गई है। और जून 2023 में 22वें विधि आयोग ने भी समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए लोगों से जो है अपना विचार या सलाह जो भी हो देने के लिए कहा है। तो हम लोग देखते हैं समान नागरिक संहिता, इसका अर्थ जो देख लेते हैं। तो समान का मतलब अगर हम या अर्थ कहें तो ये सामान्य रूप से, समान का अगर अर्थ करें तो सामान्य रूप से जिसे
जिस सीमा तक एकरूपता स्थापित की जा सकती है, जिस सीमा तक एकरूपता स्थापित की जा सकती है उसे स्थापित किया जाए। जो है उस सीमा तक उसे स्थापित करने का प्रयास किया जाए, उस सीमा तक उसे स्थापित करने का प्रयास किया जाए। और अगर हम संहिता की बात करें तो संहिता का मतलब कानूनों या नियमों के संकलन से है। संहिता का मतलब कानूनों या नियमों के संकलन से है। और फिर आता है नागरिक। तो नागरिक के अंतर्गत जो है का तात्पर्य हम दीवानी अथवा सिविल मामलों से लगा सकते हैं। यहाँ पे जो नागरिक का तात्पर्य है उसका मतलब यहाँ सिविल या दीवानी मामलों से है। तो नागरिक का मतलब दीवानी या सिविल मामलों से है। तो ये हुआ जो है समान नागरिक संहिता का मतलब। अब हम देखते हैं आगे। अच्छा, आधुनिक न्यायिक प्रक्रिया में सभी मामले दो प्रकार के होते हैं, एक दीवानी या सिविल। आधुनिक न्यायिक प्रक्रिया में सभी मामले दो प्रकार के होते हैं, जैसे आप नंबर 1 कहें दीवानी या सिविल मामले, और दूसरा फौजदारी या आपराधिक मामले। अगर हम दीवानी और फौजदारी मामलों में बात करें, इसमें क्या कैसे होता है और इसमें क्या होता है या कैसे होता है, तो जो दीवानी मामला होता है उसमें किसी व्यक्ति, समूह, संस्था, सरकारी विभाग या सरकार जो है सरकार के बीच ये होता है। इस मामले में कोई अपराध नहीं होता है। इसमें जो है दो व्यक्तियों के बीच जो मामला होता है उसी को आपसी विवाद के समाधान का प्रयास किया जाता है। इसमें कोई अपराध नहीं होता है। जो दो पक्षों के बीच विवाद होता है उसी को सुलझाने का प्रयास किया जाता है। और आपराधिक मामलों में ये भी कोई व्यक्ति, समूह या संस्था, एक पक्ष इसमें कोई व्यक्ति, समूह या संस्था होता है और दूसरी तरफ अनिवार्यता राज्य होता है। जैसे आप देखते होंगे कि कोई मामला है फला बनाम या राज्य बनाम या फला, तो ये होता है क्योंकि इसमें माना जाता है कि जो अपराध किया गया है वो पूरे समाज के जो है वो अपराध पूरे समाज के विरुद्ध किया गया है। तो और सिविल मामलों के अंतर्गत परिवार, संविदा, अनुबंध व संपत्ति से संबंधित विधियां शामिल हैं। सिविल मामलों के अंतर्गत परिवार, संविदा या जिसे अनुबंध आप कह सकते हैं और संपत्ति से संबंधित मामले जो है दीवानी या सिविल मामलों के अंतर्गत आते हैं। अब हम आगे देखते हैं।
अगर हम समान नागरिक संहिता के थोड़ा पीछे जाएं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे जाएं, तो जैसे प्राचीन काल में बात करें तो प्राचीन समय में जो है अधिकांश लोग हिंदू धार्मिक परंपराओं के आधार पर जो है जो मामले होते थे उनको हिंदू परंपराओं के आधार पर उनका निपटारा किया जाता था। जैसे प्राचीन हिंदू समाज में याज्ञवल्क्य स्मृति और मनुस्मृति के आधार पर जो है फैसले सुनाए जाते थे। और जब भारत में धीरे धीरे, जिसमें अगर देखें तो अगर विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा व जीमूतवाहन द्वारा दाय भाग जो इन स्मृतियों पर टीका इनके द्वारा लिखी गई हैं, उस आधार पे हिंदू परंपराओं के आधार पे जो है ये विधिक व्यवस्थाएं की गई थी। लेकिन बाद में जब यहाँ पे इस्लाम का आक्रमण हुआ, जो इस्लाम या तुर्क या मुस्लिम जो भी आए, तो वो यहाँ पर जब आए तो मुस्लिम विधिक व्यवस्था शुरू हुई और यहाँ रहने वाले जो मुस्लिम थे वो इस्लामी विधिक व्यवस्था के हिसाब से उनमें फैसला या जो कानून था उस हिसाब से चलने लगे। और आप जानते ही हैं कि इस्लामिक विधिक व्यवस्था जो है उसका मेन आधार शरीयत है, और शरीयत का मतलब होता है ईश्वरीय कानून। उसके बाद हम देखते हैं जब औरंगजेब ने फतवा आलमगीरी के माध्यम से जो है कानूनों का एकीकरण करने का प्रयास किया। औरंगजेब ने फतवा आलमगीरी में कानूनों के एकीकरण का प्रयास किया, जो है एकीकरण का प्रयास किया। इसके अंदर आधिकारिक मामलों में सभी पर इस्लामी कानून लागू किया गया है। इस पर आपराधिक मामलों में सभी पर इस्लामी कानून लागू किया गया। और दीवानी मामले, जिसे आप सिविल मामले कह सकते हैं, जो है वो हिंदू परंपराओं के आधार पर निर्णय लिए जाते थे। जो है दीवानी कानूनों या जो सिविल मामले थे, इस पर निर्णय हिंदू कानून के आधार पर लिए जाते थे। जो है अब जब भारत में जब अंग्रेज़ों का आगमन हुआ तो भारत में जब अंग्रेज़ों का आगमन हुआ तो हिंदुओं के लिए हिंदू मामलों में हिंदू सिविल कानून, मुस्लिमों के लिए मुस्लिम सिविल कानून, और अन्य जो वर्ग के थे उनके लिए जो है इंग्लिश कॉमन लॉ के आधार पर फैसले सुनाए जाते थे। तो जब अंग्रेज़ों का आगमन हुआ तो आप लोग जानते हैं कि हिंदू मामलों में हिंदी सिविल कानून, मुस्लिम मामलों में मुस्लिम सिविल कानून, और अन्य जो समुदाय थे उनके ऊपर जो है इंग्लिश कॉमन लॉ। और ये जो सुधार थे या जो ये कानून थे वो अंग्रेज़ों द्वारा शासित क्षेत्रों पर ही लागू होते थे। लेकिन धीरे धीरे जब 19वीं सदी के पूर्वार्ध में ये धीरे धीरे जो है इनका विस्तार और हुआ, तो ये जो है भारत में राष्ट्रीय स्तर पर ये सुधार शुरू किया गया। इस प्रकार भारत में सिविल कानूनों के विकास का क्रम चालू हुआ। यहीं से अंग्रेज़ों द्वारा जो सुधार किए गए उसी समय से सिविल कानूनों के विकास का क्रम आगे बढ़ा। अब हम देखते हैं भारत में विभिन्न समुदायों में जो है सिविल कानूनों का विकास कैसे हुआ।
जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब अंग्रेज़ भारत में आए तो भारत में जो समाज में कुरीतियाँ फैली हुई थी उनको दूर करने का प्रयास किया गया। जैसे राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया तो 1829 ईस्वी में सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया गया और 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया। क्योंकि 1857 के क्रांति के बाद अंग्रेज़ों ने भारत में कानूनों में या जो मामले थे उनमें हस्तक्षेप करना जो है एकदम से सीमित ही कर दिया था जो है, क्योंकि 1857 के विद्रोह के बाद इनका शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया था। फिर भी कुछ जो है इनके द्वारा सुधार होते रहे। तो जैसे मैंने बताया कि 1829 में जो है सती प्रथा सती निषेध अधिनियम आया, 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया जो है। तो जैसा कि जब अंग्रेज़ आए तो इन्होंने जो है जो 1857 क्रांति के बाद सीमित किया, लेकिन फिर भी कुछ कानूनों में इन्होंने सुधार किया। जैसे 1873 के विशेष विवाह अधिनियम, 1873 में विशेष विवाह अधिनियम इसको पारित किया। उसके बाद 1891 सहमति आयु अधिनियम, 1891 में सहमति आयु अधिनियम और 1929 में शारदा अधिनियम के माध्यम से शारदा अधिनियम के माध्यम से विवाह और उत्तराधिकार के संबंध में महत्वपूर्ण विधिक कदम उठाए गए अंग्रेज़ों के द्वारा। और मुस्लिम समाज को उनके व्यक्तिगत विधि के आधार पर उनको छूट दी गई कि मुस्लिम समाज अपने जो उनका व्यक्तिगत कानून है, जो उनका सिविल कानून है, उसके आधार पर वो अपने फैसले ले सकते हैं। ये क्योंकि ये विधियाँ केवल हिंदू समाज पे लागू होती थी और हिंदू समाज के साथ साथ जो है आगे जो और आज़ादी के बाद भी कुछ मामलों में जो हिंदू परंपराओं में कुछ सुधार जारी रहे, जो कि 1955-56 में हुए, जैसा कि हम देखते हैं। आज़ादी के बाद भी कुछ विधिक सुधार यहाँ के लोगों के द्वारा या यहाँ के शासन के द्वारा या सरकार के द्वारा शुरू हुए, जो 1955-56 में आए। जैसे इसके अंतर्गत 4 कानूनों में सुधार किए गए, जैसे कि 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। उसके बाद जो है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम, हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 और हिंदू संरक्षता अधिनियम 1956। आज़ादी के बाद इन 4 कानूनों में सुधार लाया गया और ये कानून जो थे ये हिंदुओं के साथ साथ बौद्ध, जैन और सिखों पर भी लागू होते हैं। आगे देखते हैं।
अगर इसी प्रकार हम देखें तो फिर ईसाई समुदाय की बात है तो उनमें भी कुछ सुधार हुए, या जो उनमें जो कानून थे, तो जैसे देखें भारतीय विवाह अधिनियम 1872, भारतीय विवाह अधिनियम 1872 और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 और भारतीय उत्तराधिकार, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925, अधिनियम 1925 और संरक्षक अधिनियम 1890। ये जो सुधार थे या जो ये अधिनियम थे, ये ईसाइयों के लिए लागू किए गए थे। अगर हम मुस्लिम समुदाय की बात करें तो मुस्लिम एकमात्र ऐसा बड़ी जनसंख्या समुदाय है जो सिविल मामलों में लगभग पूरी तरह पर्सनल लॉ के हिसाब से चलता है। जो मुस्लिम समुदाय है वो उसका अपना एक खुद का पर्सनल लॉ है सिविल मामलों के लिए, वो उसी के अनुसार चलता है। मुस्लिम समाज के अंतर्गत विवाह को अनुबंध माना गया है, जिसे तलाक के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है। हालांकि तलाक की स्थिति में तलाकशुदा स्त्री के भरण पोषण के लिए मेहर की भी व्यवस्था की गई है और जिसका भुगतान पति के द्वारा किया जाएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत बहुविवाह की अनुमति है और एक व्यक्ति अधिकतम 4 विवाह कर सकता है जो है। और इनमें मुस्लिम समाज में तलाक के लिए तलाक बिद्दत का भी, जिसको आप 3 तलाक कहते हैं, तो ये सब जो है विधियाँ इनमें प्रचलित थी। हालांकि जो है मुस्लिम, लेकिन इसके अलावा अगर बहस का एक पक्ष अगर हम देखें तो जनजातीय समुदायों का भी है, क्योंकि भारतीय संविधान में अनेक प्रावधानों के माध्यम से सिविल अपराध दोनों मामलों जनजातीय समुदायों को सीमित रूप से जो है या इनको विशेष प्रावधान किया गया। अगर हम मुस्लिम में तलाक की बात करें तो जैसे इनके भी सिविल मामलों में धीरे धीरे सरकार के द्वारा जो है सुधार के कदम उठाए गए हैं, जैसा कि 3 तलाक के मुद्दे को अपराध घोषित किया गया है और जो है इसको कानून के दायरे में ला गया, आपराधिक घोषित किया गया है कि अगर कोई पुरुष मुस्लिम महिला को तलाक देता है तो जो है उसको सज़ा का भी प्रावधान किया गया है, जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है और 2019 में 3 तलाक के मुद्दे को ख़त्म कर दिया गया। अगर फिर हम सिविल कानूनों की बात करें तो जैसे कुछ जनजातीय समुदायों को भी या कुछ जो है विशेष सुविधाएं प्रदान की गई हैं। अगर बात हम करें तो अनुच्छेद 371A के अंतर्गत नागालैंड, आर्टिकल 371A के तहत नागालैंड और 371F के अंतर्गत मिजोरम, 371F के अंतर्गत मिजोरम और 6ठी अनुसूची के अंतर्गत असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा को 6वीं अनुसूची के अंतर्गत असम, मेघालय, मिजोरम व त्रिपुरा को विशेष सुविधाएं दी गई हैं। अब यहाँ पे ये बात आती है कि जो हम लोगों ने इस पृष्ठभूमि को पढ़ा समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए या क्या आधार इसके बन सकते, तो हम लोग देख रहे हैं कि
हर जो है जनजातीय समुदाय चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, इनके लिए अलग अलग प्रावधान किया गया है। तो फिर क्यों ज़रूरत पड़ रही? जब इनके लिए अलग अलग प्रावधान किया गया है तो हमको समान नागरिक संहिता लागू करने की क्या आवश्यकता है? क्या इसका विरोध होगा? तो आइए हम देखते हैं इसके पक्ष या विपक्ष के बारे में, जान लेते हैं कि ये कितना तर्कसंगत है या कितना नहीं। क्योंकि वर्तमान देखिए, अगर समाज बदलेगा तो कानून भी बदलेगा, पर्यावरण समस्या बदलेगी तो कानून भी बदलेगा, धर्म में बदलेगा तो तब भी कानून बदलेगा। तो समय के हिसाब से जो है परिवर्तन, क्योंकि समय के हिसाब से अगर आप परिवर्तन नहीं करेंगे तो भी दिक्कत ही है। तो जैसा कि अगर हम इसके विरोध में विरोध में बात करें कि जो है समान नागरिक संहिता के पक्ष विपक्ष की बात करें, तो सबसे पहले हवाला अनुच्छेद 25 और 26 का दिया जाता है, जो कि हमारे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 25 और 26 का हवाला दिया जाता है और कहा जाता है कि अनुच्छेद 25 और 26 के अंतर्गत किसी समुदाय द्वारा अपनी धार्मिक मान्यताओं का पालन करना, उसका आचरण करना वो स्वतंत्रता का विषय है। किसी समुदाय के द्वारा अपनी धार्मिक मान्यताओं का पालन करना एवं उसका स्वतंत्र आचरण करना, ये उसका मौलिक अधिकार है। तो यही बात की जाती है कि सबके लिए अगर समान नागरिक संहिता की बात की जाती है, इसको लागू किया जाता है, तो इस मौलिक अधिकार के लोगों का उल्लंघन होगा। लेकिन इसी मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14 और 15 और 21 का भी हवाला दिया जाता है और कहा जाता है कि अगर हम इन अनुच्छेदों या इन मौलिक अधिकारों के ऊपर ध्यान दें तो इस आधार पे हम समान नागरिक संहिता को लागू कर सकते हैं। देखते हैं अनुच्छेद 14, 15 और 21 में को किस आधार पे किस आधार पर उनको आधार बनाया जा सकता है कि समान नागरिक संहिता लागू की जा सकती है। तो अनुच्छेद 14, 15 व 21 आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 व आर्टिकल 21, जैसा कि आप जानते हैं कि सभी के लिए अनुच्छेद 14 सभी के लिए समान कानून, लेकिन इसमें ये कहा गया है कि भारत में सभी सिविल कानून समान नहीं हैं। भारत में सभी सिविल कानून समान नहीं हैं, क्योंकि अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार को बढ़ावा देता है। तो इसके विरोध में ये तर्क दिया जा रहा है, जब भारत में सभी सिविल कानून समान नहीं हैं तो समान नागरिक संहिता क्यों नहीं लागू की जा सकती है। जो है दूसरा, अगर हम 15 की बात करें कि भारत में सिविल कानूनों में अनेकता है, भारत में सिविल कानूनों में अनेकता है, जैसा अभी हमने पीछे पढ़ा कि हिंदू, मुस्लिम और जो जनजातीय समुदाय हैं उनके लिए सिविल कानूनों में अलग विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो भारत में सिविल कानूनों में अनेकता है, जो कि निश्चित धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव का भी उल्लंघन है। धर्म व लिंग के आधार पर भेदभाव है, जो कि निषिद्ध धर्म व लिंग के अधिकार पर। और अनुच्छेद 21 की अगर हम बात करें तो गरिमा पूर्ण जीवन का अधिकार हमको देता है। लेकिन फिर इसके विरोध में अगर हम बात करते हैं तो देखते हैं कि कुछ वंचित वर्ग या विशेष रूप से महिलाओं के लिए भी उस हिसाब से कानून का पालन नहीं किया जा रहा है। वंचित वर्गों या विशेषकर महिलाओं के हित में ये कानून फेल होता नज़र आ रहा है, क्योंकि
महिलाओं के लिए तब तक ये साकार नहीं हो पाता जब तक किसी क्रूर धार्मिक परंपरा, क्योंकि उनको किसी न किसी क्रूर धार्मिक परंपरा का शिकार होना पड़ता है। तो इन्हें सबसे पहले राज्य को सुरक्षा देने के लिए उन्हें आगे आना होगा, क्योंकि महिलाओं को क्रूर धार्मिक परंपराओं का शिकार होना पड़ता है। तो राज्य को इनके मदद के लिए आगे आना होगा। तो ये 14 जहाँ अनुच्छेद 25 और 26 को इसको विरोध में तर्क दिया जा रहा है, वहीं 14 और 15 और 21 को भी आधार बनाकर कहा जा रहा है कि समान नागरिक संहिता क्यों नहीं लागू किया जा सकता, क्योंकि इस आधार पर तो उल्लंघन हो ही रहा है। और आप लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो अनुच्छेद 44 में जो है समान नागरिक संहिता को लागू करने की बात की ही गई है। तो अगर हम बात करें कि समान नागरिक संहिता की आवश्यकता क्यों है, क्या समान नागरिक संहिता लागू करना ज़रूरी है या नहीं, तो हम इसकी आवश्यकता देख लेते हैं। अगर हम आवश्यकता की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको लागू करने से वंचित वर्गों, विशेषकर महिलाओं के शोषण की, ये जो है अन्य जो सिविल कानून हैं वो महिलाओं के शोषण की स्थिति तैयार करते हैं, या जो वंचित वर्ग हैं, तो इसको लागू करने से महिलाओं का शोषण बंद हो सकता है। जो है उसके बाद यूनिफॉर्म विवाहोत्तराधिकार जैसे संवेदनशील मुद्दों में एक रूपता आएगी। विवाह और उत्तराधिकार जैसे मुद्दों में एक रूपता आएगी। और हमने बताया कि जैसे कि महिलाओं का शोषण वंचित वर्ग, विशेषकर महिलाओं के शोषण को भी समाप्त कर सकता है। अगर तीसरा हम बात करें तो बहुविवाह या बाल विवाह, इस पर भी लगाम लगाया जा सकता है जो है। और इसको लागू करने से जो परंपरागत कानून हैं उनका आधुनिकीकरण भी हो सकता है। परंपरागत कानूनों का आधुनिकीकरण होगा और अगर ये कानून लागू हो जाएगा तो सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार होगा। इसलिए इसको लागू करने की कवायद को तेज करनी चाहिए। और अगर हम बात करें कि क्या समान नागरिक संहिता के लागू होने से क्या देश में समुदायों के बीच तनातनी होगी कि नहीं होगी, तो आप देखते हैं कि जो है अल्पसंख्यक व जनजातीय समुदायों को जो विशिष्ट पहचान देने वाली प्रथाएं हैं उनका उन्मूलन हो सकता है। अगर यूसीसी लागू करने से जो अल्पसंख्यक और जनजातीय समुदाय हैं इनको विशिष्ट पहचान देने वाली जो परंपराएं या मान्यताएं हैं उनका उन्मूलन हो सकता है, जिसके कारण जो है
सरकार को इनके विरोध का भी सामना करना पड़ सकता है। दूसरा, अगर हम देखते हैं तो अगर सरकार को इनके विरोध का सामना करना पड़ सकता है तो ये राजनीतिक संकट भी उत्पन्न कर सकता है। इससे राजनीतिक संकट उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि जो वर्तमान सरकार रहेगी भविष्य में उसके लिए सत्ता में आने के मार्ग बंद हो सकता है। तो अगर इनको लागू करना है तो इसको ध्यान में रखना होगा कि जो है मणिपुर जैसी हिंसा न जन्म लेने पाए। जैसे वहाँ भी 2 समुदायों के अधिकारों की ही बात हो रही थी तो वहाँ पे बहुत बड़ी हिंसा भड़क उठी। तो हमको इनको ध्यान में रखना होगा। जो है अगर हम बात करें तो जिस हिसाब से इसका क्या सलूशन हो सकता है, तो इसका सलूशन नहीं हो सकता है कि अगर समान नागरिक संहिता वर्तमान समय की मांग है तो इसको लागू किया जाना चाहिए। जो है इसको अनदेखा नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसको व्यवहारिक तरीके से और धीरे धीरे प्रक्रियागत रूप से लागू किया जाना चाहिए। व्यवहारिक और प्रक्रियागत रूप से लागू करने का प्रयास किया जाना चाहिए। और जो भी ये भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि सभी समुदायों के व्यक्तिगत कानूनों को कृत्रिम रूप से एक जैसा न करते हुए ऐसी धार्मिक परंपराएं संरक्षित की जाएं जो किसी धर्म के किसी भी वर्ग के विरुद्ध भेदभाव उत्पन्न न करती हों। तो ऐसा ही प्रावधान किया जाए कि ये किसी भी धर्म के विरुद्ध भेदभाव उत्पन्न न करती हों, ऐसा प्रावधान ना किया जाए, ऐसी मान्यताएं फिर ऐसा कानून ना बनाया जाए। और हाँ, अगर जहाँ तक जनजातीय समुदायों की बात है तो उनको एकाएक उनके ऊपर ये ना लागू किया जाए, उनको धीरे धीरे जो है इसके अंतर्गत लाया जाए। तो जनजातीय समुदाय हैं उनको एकाएक यूसीसी में शामिल ना किया जाए। धीरे धीरे इसके अंतर्गत उनको शामिल किया जाए। धीरे धीरे उनको इसके अंतर्गत शामिल किया जाए, क्योंकि अगर हम देखें समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए समन्वय के अपार धैर्य की आवश्यकता होगी, तभी ये सभी समुदायों के लिए समान रूप से हितकारी होंगी। तो ये था समान नागरिक संहिता, क्योंकि देश में सबके लिए समान कानून हैं और जो उनको सिविल मामलों के अंतर्गत छूट दी गई हैं सभी समुदाय के लिए, तो सीधी सी बात अगर हम ये कह सकते हैं कि समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है सभी के ऊपर समान रूप से कानून। यहाँ पे आपराधिक मामले या 1860 आईपीसी इंडियन पिनल कोड की हम बात नहीं कर रहे हैं, तो सभी के ऊपर समान रूप से लागू है ही। जैसे अगर हम विवाह या पारिवारिक मामले या संपत्ति के मामले को छोड़ दें तो सभी के ऊपर जो है यही इंडियन पेनल कोड 1860 ही लागू है। लेकिन जो परिवार या संपत्ति, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण, ये सब के अंतर्गत जो विभिन्न समुदायों को छोड़ दी गई है उसको भी एक मुख्य धारा में सबके लिए एक समान कानून सिविल मामलों में भी लाया जाए। यही है समान नागरिक संहिता। जैसा हमने बताया कि जो है जैसे मुस्लिम समुदाय में पूरा ये मामला सिर्फ पर्सनल लॉ के ही आधार पर चलता है, वो शरीयत के आधार पर चलता है, तो इसको समाप्त करके सभी समुदायों के लिए एक समान कानून लागू किया जाए। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं इसको लागू करने से
समुदायों के द्वारा समुदायों का उग्र भी हो सकते हैं या सरकार को इनके विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए इसको जन जागरूकता के माध्यम से भी इसको समझाया जाए, फैलाया जाए कि समान नागरिक संहिता देश के लिए हितकारी है, सबके लिए हितकारी है। सभी को कानून के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा, सबके लिए समान कानून होगा। तो ये था समान नागरिक संहिता। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।